हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एटम का लेक्चर नंबर 12। कल के लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे जो काफ़ी आसान थे और जो महत्वपूर्ण बात थी कि डेरिवेशंस काफ़ी आईएमपी थी। तो यदि अभी आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप उस क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस लेक्चर की या फिर उस क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो आप उन डेरिवेशंस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। वो डेरिवेशंस काफ़ी आसान हैं, बस थोड़े से लेंदी हैं लेकिन आसान बहुत हैं और बोर्ड के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर जो हमारे कल के लेक्चर में छूट गया था वो टॉपिक कवर करना चाहता हूँ। देखिए, आज की क्लास में तो हमारा टॉपिक कंप्लीट ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कल की क्लास में हमने जाना कि बोर परमाणु की त्रिज्या के लिए व्यंजक क्या होता है। आर बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई एम मीटर। फ्रेंड्स, इतना डेरिवेशन तो हमने कल की अपनी क्लास में बोर परमाणु की त्रिज्या के लिए या फिर हम शॉर्ट में कहते हैं कि बोर की त्रिज्या के लिए जो डेरिवेशन किया था वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए यदि हम नियतांक की देखिए फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट एन एच ई पाई एम ये सभी नियतांक हैं और इन नियतांकों की यदि हम वैल्यू रखें तो यहाँ पर देखिए, अब यदि हम यहाँ विभिन्न नियतांकों के मान रखें तो देखिए फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको याद भी नहीं भी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद कर लीजिए। वैसे ये क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट में है। इसे हम परमेबिलिटी या फिर माध्यम की विद्युतशीलता भी कहते हैं, जिसका मान है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर n क्वांटम संख्या होगी, जहाँ पर मान लीजिए हमने n का मान रख दिया 1। यहाँ पर h प्लैंक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद हमने E ये मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, वो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें पाई की वैल्यू रखनी है, तो आप रख सकते हैं 22/7 या फिर 3.14। तो फ्रेंड्स, जब हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट आउट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। जी हाँ फ्रेंड्स, इस 0.53 एंगस्ट्रॉम को हम लिखते हैं ई नॉट बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं बोर की त्रिज्या। और आप याद कर लीजिए कि बोर की त्रिज्या का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपको याद कर लेना है कि बोर की त्रिज्या के लिए जो मान होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और बोर की त्रिज्या को हम ई नॉट से दर्शाते हैं। तो कई बार वस्तुनिष्ठ के रूप में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यदि आपको पता करना है कि आखिर ई नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम ही क्यों होती है, तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ होती है। आपके सामने इक्वेशन है, इन सब वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो लास्ट में एट द एंड लास्ट में आपको इन सारी वैल्यूज को रखने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो ही होगा ई नॉट का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी तो एज अ क्विक होमवर्क आप कैलकुलेटर से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप खुद कैलकुलेट करके देखें कि आप की कैलकुलेटिंग पावर कितने हैं। तो आप भी इसे ज़रूर कैलकुलेट करें कि आखिर ई नॉट का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम ही होता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान है और काफ़ी छोटी चीज़ है, तो इस कारण से आपको याद होने में काफ़ी परेशानी नहीं होगी कि बोर त्रिज्या को हम ई नॉट से दर्शाते हैं और बोर त्रिज्या का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। फ्रेंड्स, हमने बोर रेडियस का मान तो पता कर लिया है जो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। काफ़ी आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बोर के मॉडल की कमियों को जानते हैं। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि हमने तो कल की ही क्लास में बोर के मॉडल को फिनिश कर दिया था, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कल हमने केवल बोर के मॉडल की 4 कमियां ही पढ़ी थी, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली कमी थी कि बोर का मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। हाँ, केवल वो एक ही इलेक्ट्रॉन वाले या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या एक ही इलेक्ट्रॉन वाले आयन की स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर सका था। वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या फिर आयनों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। दूसरा पॉइंट था कि बोर के मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकी और उनकी तीव्रता की व्याख्या भी नहीं की जा सकी थी। और जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था कि बोर के मॉडल से रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सका था। तो फ्रेंड्स, ये सब 4 ड्रॉबैक्स थी जो रदरफोर्ड के मॉडल को असफल बना गई। बोर के मॉडल की जो सबसे बड़ी 5वीं कमी थी वो शायद थोड़ा हमारे लिए भी बीट कर गई। वो थी
कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कौणिक कमान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। फ्रेंड्स, हमने अपनी क्लास में, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि h/2 की जगह हमने गलती से h/4 लिख दिया था, चूंकि हमने उसमें सुधार कर लिया है और आपको पिछली क्लासेस में उसके नोट्स सही तरीके से अवेलेबल भी करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कौणिक कमान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। फ्रेंड्स, ऐसी राय थी सर नील्स बोर की, लेकिन सर नील्स बोर को खुद ही मालूम नहीं था कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कौणिक कमान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, चूंकि आपको याद हो तो सन 1913 में आया था नील्स बोर का मॉडल। ठीक उसके 10 साल बाद सर आए लुईस डी ब्रोगली। जी हाँ, इनका सही नाम है लुईस डी ब्रोगली, इनका पूरा नाम है लुईस डी ब्रोगली। इन्होंने सन 1923 में अपना एक मॉडल दिया। उसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कौणिक कमान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि बोर्ड ने बता तो दिया था कि भाई कौणिक का मान यदि h/2 होगा तभी उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन उस बात की पुष्टि नहीं कर पाए थे, मतलब किसी भी प्रैक्टिकल के थ्रू उस बात को हमें नहीं बता पाए थे। तो सन 1923 में सर लुईस डी ब्रोगली ने हमारे लिए बताया कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है जिनके लिए कौणिक कमान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर लुईस डी ब्रोगली ने हमें क्या समझाया। बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रीत का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, काफी शुद्ध हिंदी लिखी गई है। बोर का क्वांटमीकरण का द्वितीय अभिग्रीत मतलब बोर ने हमें जो मॉडल में दूसरा पॉइंट बताया था, ठीक उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। तो फ्रेंड्स, उस अभिग्रीत का मतलब उस पॉइंट का सर डी ब्रोगली ने क्या स्पष्टीकरण दिया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वांटीकृत राशियां तो आप समझ ही गए होंगे, पहली यूनिट में आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा कि आखिर क्वांटीकृत राशियां क्या कहलाती हैं। आपने उसका एक उदाहरण भी देखा था कि आवेश की क्वांटीकृत राशि कहलाती है। आपने आवेश का क्वांटीकरण भी पढ़ा होगा। लेकिन तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विक समराइज कर देता हूँ। क्वांटीकृत राशियां वे राशियां कहलाती हैं जो सभी मानों को ग्रहण न करके केवल कुछ विशिष्ट मानों को ही ग्रहण करते हैं। ऐसा कि मान लीजिए आवेश आपने पढ़ा होगा पहली यूनिट में। देखिए, मैं आपके लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं। क्योंकि क्या होता है कि जब फिजिक्स स्टार्ट होती है क्लास 12 की, तो फर्स्ट यूनिट में बच्चों में काफी एनर्जी होती है। बच्चे बोलते हैं भाई अब तो सब कर लेंगे, पूरा याद कर लेंगे, A to Z कर देंगे। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको कि आखिर क्वांटीकृत राशियां क्या कहलाती हैं। तो क्वांटीकृत राशियां भी होती हैं जो सभी मानों को ग्रहण ना करके केवल कुछ विशिष्ट मानों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए आवेश। तो आवेश सभी मानों को ग्रहण नहीं करता है। आपने आवेश का क्वांटीकरण भी पढ़ा होगा, Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो आवेश सभी मानों को ग्रहण नहीं करता है, आवेश केवल कुछ विशिष्ट मानों को ही ग्रहण करता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाती है जो सर नील्स बोर ने हमें बताया था। नील्स बोर ने अपने द्वितीय अभिग्रीत मतलब सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही चक्कर लगा रहे हैं। और उन्होंने एक स्थिति भी दे दी कि यदि उनके लिए कौणिक कमान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, ठीक वहां पे भी क्वांटीकरण की शर्त अप्लाई हो गई, क्योंकि क्वांटीकृत राशियां वे राशियां कहलाती हैं जो सभी मानों को ग्रहण ना करें, केवल कुछ विशिष्ट मानों को ही ग्रहण करें। तो यहाँ पर द्वितीय अभिग्रीत के अनुसार वे इलेक्ट्रॉन भी सभी मानों को ग्रहण ना कर केवल उन्हीं मानों को ग्रहण कर रहे हैं जिन कक्षा में वो चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काफी डीप डिस्कशन हो गया। मैं तो आपके लिए केवल यही बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रीत का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। तो फ्रेंड्स, बोर द्वारा परमाणु मॉडल के सभी अभिग्रीतों में संभवतः दूसरा अभिग्रीत सबसे अधिक उलझन पैदा करने वाला था। इसके कथन के अनुसार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटित है, मतलब वो सभी मानों को ग्रहण न करते हुए केवल कुछ विशिष्ट मानों को ही ग्रहण कर रहा है, अर्थात L बराबर NH/2 जहाँ N थी 1, 2, 3 वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ पर N थी क्वांटम संख्या, H था प्लांक नियतांक, L था कोणीय संवेग और पाई था एक नियतांक। तो कोणीय संवेग केवल वही मान क्यों होते हैं जो h/2 के पूर्णांक गुणज होते हैं। तो बोर द्वारा अपना मॉडल प्रस्तुत करने के 10 वर्ष पश्चात सन 1923 में एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने इस समस्या का हल ढूंढा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं कि ब्रोगली ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दूसरे पॉइंट को तो समझा दिया, लेकिन अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों डी ब्रोगली ने कण की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि क्या हुआ। उस वक्त के वैज्ञानिकों ने सोचा कि कई ऐसे सिद्धांत थे, कई ऐसी परिघटनाएं थी जो इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति से या फिर तरंगीय सिद्धांत से सिद्ध हो रही थी, और कई सारी ऐसी परिघटनाएं और सिद्धांत भी थे जो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति से सिद्ध हो रहे थे। तो यहाँ पर लुईस डी ब्रोगली आए, उन्होंने एक दिमाग वाला काम किया। उन्होंने कहा कि देखिए,
जहाँ जैसी ज़रूरत है आप इलेक्ट्रॉन की ठीक वैसे ही वहाँ पर स्थिति को अपना लीजिए। उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए यदि कोई परिघटना या फिर सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति से सिद्ध हो रहा है तो आप उस वक्त इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि वह कणीय प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक इसके उलट उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि आपके कोई भी सिद्धांत है या फिर कोई भी परिघटना है जो इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति से सिद्ध हो रहा है तो उस वक्त आप इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति को अपना लीजिए। तो उन्होंने इस प्रकार से कण की द्वैतीय प्रकृति को समझा दिया कि आखिर आपको इलेक्ट्रॉन को जहां पर भी जैसे भी यूज करना है आप ठीक वैसे ही उसको उस सिद्धांत के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एट द एंड फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हैं और समझने के लिए काबिल हो गए हैं कि आखिर कैसे डी ब्रॉगली ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल के सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए हमें कौन सा डेरिवेशन के थ्रू उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। तो चलिए स्पष्टीकरण, चूंकि डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार द्रव्यकण जैसे इलेक्ट्रॉन भी तरंग जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि कैसे डी ब्रॉगली ने अपना कण की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि आपको जिस भी समय इलेक्ट्रॉन की जैसी भी स्थिति की आवश्यकता हो आप ठीक उसे वैसी ही स्थिति में ले सकते हैं, चाहे एक कणीय प्रकृति हो चाहे तरंगीय प्रकृति हो, बस आपका काम बनना चाहिए, बस बात करना। चलिए तो यहाँ पर हम अपनी भी बात यहाँ पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है सर सीजी डेविसन और ये दूसरे साइंटिस्ट हैं एलेक्स जर्मन। ध्यान दीजिए ये दोनों साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया था, इन्होंने जिसका सत्यापन सर सीजी डेविसन और एलेक्स जर्मन द्वारा सन 1927 में प्रायोगिक तौर पर किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए आगे आने वाले चैप्टर द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति में आप इसे काफी डीप तरीके से समझेंगे, जिसे अभिषेक सर काफी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप जान लीजिए कि सीजी डेविसन और एलेक्स जर्मन ने ही इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति का सिद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया था और प्रयोग करके भी उन्होंने बताया था कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप जान लीजिए कि यही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति प्रस्तुत करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हम समझ चुके हैं कि सर सीजी डेविसन और एलेक्स जर्मन ने इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति का सत्यापन सन 1927 में प्रायोगिक तौर पर किया था। डी ब्रॉगली ने तर्क किया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोरी में गमन करती तरंगों के समान इलेक्ट्रॉन भी अप्रगामी तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर अप्रगामी तरंगें क्या कहलाती हैं, क्योंकि अप्रगामी तरंगों को समझने के बाद हमें लाइंस को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स अप्रगामी तरंगें कहलाती क्या हैं? यह तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती हैं जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बल्कि माध्यम में दो परिसीमाओं के बीच अपने स्थानों पर ही बनी रहती हैं, अर्थात अपने ही स्थान पर स्थिर रहकर फैलती और सिकुड़ती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एक येलो कलर की वेव है और एक ब्लैक कलर की वेव है, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और पिछड़ रहे हैं। तो जो आपको बीच में वॉयलेटी कलर की तरंग दिखाई दे रही है उसे ही हम अप्रगामी तरंग कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अप्रगामी तरंगें कहलाते क्या है अभी मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको डीप तरीके से समझा देता हूँ कि आखिर अप्रगामी तरंगें कहलाती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, जैसा कि आप इन वॉयलेटी को देख सकते हैं। जो वॉयलेटी वेव्स आगे पीछे हो रही हैं वो अपने माध्यम में ही है, आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आगे केवल वो ही तरंगें बढ़ रही हैं जो येलो कलर की हैं और जो ब्लैक कलर की हैं, जैसा कि आप इस वक्त क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उन्होंने आगे लिखा है कि परिसीमाओं के बीच अपने ही स्थान पर बनी रहती हैं, मतलब माध्यम को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं, दो परिसीमाओं के बीच ही बनी हुई हैं। यहाँ पर हम इसको ए परिसीमा दे दें और यहाँ पर हम इसको बी परिसीमा दे दें। वैसे हम परिसीमा को एक प्रकार से लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। तो ये जो अप्रगामी तरंगें होती हैं वो दो लिमिटेशंस के बीच ही बनी रहती हैं, अर्थात अपने स्थान पर ही रहकर फैलती और सिकुड़ती हैं, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर वॉयलेटी कलर की वेव को देख पा रहे हैं। तरंगों से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं होती हैं, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिन्हें हम अपने कल की क्लास में काफ़ी अच्छी से समझेंगे। जब हम स्पेक्ट्रम श्रेणी, स्पेक्ट्रम रेखाओं आदि को समझेंगे तो हम तरंगों से जुड़े कई सारे टॉपिक्स को समझेंगे, चाहे वो तरंग दैर्ध्य हो, तरंग संख्या हो, आवृत्ति हो, आयाम हो, एम्पलीट्यूड जो कहते हैं जिससे, या कई सारे टॉपिक्स हों, उन सब टॉपिक्स को हम काफ़ी अच्छी तरीके से कल की क्लास में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मुझे आपके लिए अप्रगामी तरंगों को समझाने के लिए केवल इतनी ही आवश्यकता हुई, तो मैंने आपके लिए बता दिया। तो फ्रेंड्स चलिए एक छोटा सा और टॉपिक तरंगों से रिलेटेड मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो थोड़े से समय के बाद हमें काम आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस वक्त आप एक खास एनिमेशन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आखिर
तरंग दैर्घ्य कहलाती क्या है? हम सभी जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा ग्रीक भाषा का एक शब्द है। वो जिस बिंदु से स्टार्ट हुई और जिस बिंदु पर अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप छोटे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो उन्होंने आगे कहा कि जब एक तनी हुई डोरी में अपनागामी तरंग उत्पन्न होती है तो डोरी के सिरों पर निस्पंद बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि आखिर निस्पंद कहलाते क्या है। देखिए, निस्पंद को यदि हम इंग्लिश में देखा जाए तो निस्पंद को इंग्लिश में कहते हैं मोशनलेस। मोशनलेस मतलब कोई भी गति ना करे। तो वो कह रहे हैं कि जब तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती हैं तो डोरी के सिरों पर निस्पंद बनते हैं। साधारण सी बात है कि जब डोरी में या फिर उस रस्सी में हम विक्षोभ उत्पन्न करेंगे तो उसके सिरों पर मोशनलेस वाली स्थिति आता है कि मतलब उसके सिरों पर निस्पंद बनेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस दूरी में तरंग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुनः वापस आने में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है या फिर तरंग दैर्घ्य के एक विशेष क्रम में होती है। तो उन्होंने प्रयोग किया होगा और उन्होंने अपने प्रयोग के निष्कर्ष में बताया कि जब डोरी में तरंग उत्पन्न होती है तो उस तरंग की निस्पंद को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने या मतलब उस मोशनलेस वाली स्थिति को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुनः वापस आने में ठीक उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी की उस तरंग की तरंग दैर्घ्य या फिर लैम्डा का मान होता है। तो इस दूरी में तरंग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक या फिर पहली निस्पंद से दूसरी निस्पंद तक जाने में जितनी भी दूरी तय करनी पड़ी वो या तो फिर उस तरंग की तरंग दैर्घ्य के बराबर होगी या फिर उस तरंग की तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज में होगी। तो बस यही डी ब्रोगली ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जब डोरी में तरंग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुनः वापस लाया जाता है तो इस दौरान वो जितनी दूरी तय करती है वह दूरी उस तरंग की तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज में होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने पूरा स्पष्टीकरण भी जान लिया है। अब हम अपना मेन टॉपिक उस व्यंजक को स्टार्ट करते हैं जिस व्यंजक के लिए हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा व्यंजक होगा, व्यंजक का डायग्राम कुछ ऐसा होगा जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डायग्राम को ऐसे क्यों बनाया गया है। कई लोग बोलेंगे सर एनसीईआरटी से लिया है आपने क्रॉप करके, तो इस कारण से आपने ऐसा बनाया हुआ है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि आखिर एनसीईआरटी वालों ने इसे ऐसा क्यों बनाया है। तो देखिए, इतनी बात तो हमने मान ली है कि जब डी ब्रोगली ने अपना मॉडल बताया था, डी ब्रोगली ने अपना सिद्धांत बताया था, तो उस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति को अपनाया था। हमने बीच क्लास में ये भी जाना कि इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति का सत्यापन सीजी डेविसन और एलएच जर्मन ने 1927 में प्रायोगिक तौर पर किया था। यहाँ पर डायग्राम ऐसा क्यों बना है, देखिए मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो आर त्रिज्या के मार्ग में गति कर रहा है। चूंकि यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति को अपनाया है तो तरंग कैसे चलती है भाई, तरंग तो सुरंग और गर्तों के रूप में चलती है। तो ठीक इसी कारण से हमने डायग्राम को ऐसा बनाया है कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तरंगी प्रकृति के रूप में कुछ इस प्रकार से गति करेगा जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यही वो कारण है जिस कारण से हमने डायग्राम को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम थ्योरी में लिख सकते हैं कि माना कोई इलेक्ट्रॉन आर एन त्रिज्या की एनवी कक्षा में एक निश्चित वेग से चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों। तो फ्रेंड्स, हम आगे लिखेंगे आर एन त्रिज्या की nth या फिर एनवी कक्षा की परिक्रमा करते किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा की परिधि में तय की गई कुल दूरी 2πr n होगी। देखिए फ्रेंड्स, आसान सी बात है, चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसका पथ वृत्ताकार होगा और हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ की या फिर वृत्ताकार मार्ग की जो टोटल ओवरऑल दूरी होती है उसे हम उस वृत्त की या फिर उस वृत्ताकार मार्ग की या फिर उस वृत्ताकार पथ की परिधि या फिर उसकी कुल दूरी कहते हैं, कुल परिमाप भी कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भाई वृत्त की परिधि तो 2πr होती है। तो इस कारण से आर एन त्रिज्या की एनवी कक्षा में परिक्रमा करते समय किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा की परिधि में तय की गई कुल दूरी 2πrn होगी। फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी ब्रोगली के अनुसार तरंग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुनः वापस आने में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। तो इसे हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उन्होंने कहा कि तरंग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में उसकी जो तय की गई दूरी होती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। तो भाई यहाँ पर जो तरंग द्वारा चली गई दूरी है, यहाँ पर हमने अभी कुल दूरी निकाली, वो तो इस वृत्त की परिधि होगी जिसे हमने 2πr लिख दिया है, वो उस तरंग की तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। तो इस कारण से हमने यहाँ पर लिखा है 2πrn बराबर n पाई। फ्रेंड्स, इसे दे दिया है हमने इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर n का मान होगा 1 2 3 और हम यहाँ इस पर ये भी लिख सकते हैं कि जो लैम्डा होगा वो एनवी कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं लैम्डा बराबर h/p। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा कि लैम्डा का मान होता है h/p। क्लास 11th में से काफ़ी अच्छी तरीके से सेकंड चैप्टर में
केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा बराबर h/p। इसे दे दिया है हमने इक्वेशन नंबर 2, जहाँ p इलेक्ट्रॉनों की संवेग का परिमाण है। चूँकि यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखते जा रहे हैं, जो भी सिंबल्स सामने आ रहे हैं, उन सबको हमें डिफाइन करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में जाना था कि संवेग का मान तो p बराबर mv होता है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम p का मान रख देंगे। जब हम समीकरण 2 में p का मान रखेंगे तो होगा लैम्डा बराबर h/mv। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया है। हमने ज्ञात कर लिया है 2 पाई Rn बराबर n लैम्डा, जिसे हमने दे दिया था इक्वेशन नंबर 1, और हमने लैम्डा का मान भी निकाला था जो कि है लैम्डा बराबर h/mv, जिसे दे दिया था हमने इक्वेशन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम कुछ कलाकारी करेंगे। हमने समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समीकरण 1 में समीकरण 3 से लैम्डा का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 दिया गया है 2 पाई Rn बराबर n। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें लैम्डा का मान रखना है। चूंकि लैम्डा का मान है h/mv, तो हमने रख दिया 2 पाई Rn बराबर n इंटू h/mv। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा कलाकारी से हम पक्षांतर कर लेते हैं। LHS में हमने लिख दिया Rn बराबर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो LHS में 2 पाई लिखा गया है उसे हमने RHS में अपॉन में भेज दिया। तो यहाँ पर हो गया Rn बराबर 1/2 पाई इंटू n और इंटू h। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपॉन में mv लिखा हुआ है इसे हमने भेज दिया RHS साइड। तो क्या हो गया, Rn इंटू mv बराबर हो गया आपका 1/2 पाई nh। देखिए, इसे अब हम सरलतम रूप में यदि लिखें तो RHS में लिखा जाएगा nh/2 पाई, और LHS में हमने लिख दिया mv/Rn। तो फ्रेंड्स, चलिए, अब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने पिछली ही क्लास में जाना था कि आखिर कैसे जो L होता है, मतलब कोणीय संवेग होता है, उसका मान होता है mv/Rn। तो यहाँ पर हम LHS में mv/Rn की जगह रख देंगे कैपिटल N, और यहाँ पर हेंस प्रूव्ड हो जाएगा कि L का मान आखिर nh/2 पाई ही क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, सर बोर तो नहीं बता पाए थे और थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो गई थी जब हमने बोर के मॉडल में समझा था। तो उस कारण से जब एट द एंड फाइनल उसके 10 साल बाद सर लुईस डी ब्रोगली आए और उन्होंने बता दिया कि आखिर इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर क्यों लगा रहा है जिस कक्षा में, या फिर जिस कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान nh/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम लिखेंगे कि यही बोर द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का क्वांटम प्रतिबंध है। यहाँ पर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये भी हेंस प्रूव्ड होता है कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, कल की हमारी क्लास पूरी स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा को डेडिकेटेड होगी। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, या फिर हिंदी में हम उसे कहते हैं परमाणुवीय वर्णक्रम। तो कल की हमारी जो पूरी क्लास है वो समर्पित होगी, डेडिकेटेड होगी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को। और जो कल की क्लास होगी वो हमारी क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एटम की लास्ट क्लास होगी। तो यदि आपके पास कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने भी क्वेश्चंस को हम डिले करते आ रहे हैं, कि जैसे हमने रदरफोर्ड के मॉडल में एक क्वेश्चन लिया था कि आखिर क्यों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उन्होंने जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्किन को लिया था, तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम अपनी कल की क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे।